Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Learners 365। सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं और इससे मुझे इस बात की बहुत ये जानकर खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अपने एपीओ राजस्थान की तैयारी हमारे साथ शुरू कर दी है। सारी फैकल्टीज आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और सभी की वीडियो वन बाय वन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती जा रही हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो से अपना सिलेबस कर सकते हैं। और कि मैंने अपने इस लेक्चर, ये हमारा सेकंड पार्ट है लेक्चर 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी फर्स्ट वीडियो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की नहीं देखी है अभी, तो आप लोग उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहां से जा उसमें जाकर आप लोग लेक्चर 1 देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो कमेंट में आप लोग मेंशन करिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। और आप लोगों की सारी क्वेरी, सारी प्रॉब्लम, जितने भी इश्यूज हैं, वो हमारी पूरी टीम आपको कोऑपरेट करेगी और उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। जितने भी एमसीक्यू सीरीज चल रही हैं, सान्या मैम उसको कवर कर रही हैं। तो आप लोग लेक्चर्स के साथ साथ उस सीरीज को भी फॉलो करिए। उसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे वो आपको अवेलेबल वहां से हो जाएगी, तो उसको आप लोग लास्ट टाइम पे भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर 2 के साथ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। और इट्स अ रिमाइंडर, जिसने भी मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है, आप लोग उसको देख लीजिए एक बार जाके। और हम लोग सबसे पहले अपने लेक्चर 1 का जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या डील किया था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता क्या है। हमने उसके टाइटल को डिस्कस किया था। कि जैसे कि आप लोगों को टाइटल से समझ में आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके दो एक्ट्स हैं, एक 2000 एक्ट और एक 2015 का एक्ट। तो 2000 एक्ट हमको नहीं पढ़ना है, वो रिपील हो चुका है। उसकी जगह आपका आया था 2015 का एक्ट। तो हमारे एग्जाम में वही आ रहा है। इसका सिलेबस बहुत कन्फाइंड है। सिलेबस बहुत लिमिटेड होने की वजह से इसके चांसेस इतना, मतलब इस चीज के चांसेस बढ़ गए हैं कि क्वेश्चंस आपके डेप्थ में पूछे जा सकते हैं। 3 चैप्टर्स ही इसमें पूछ रहे हैं आपके। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ही आपके सिलेबस में आएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के सेक्शन 1 को डील किया था और सेक्शन 2 को डील किया था। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज, जो फुल आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सेक्शन 2 के अंदर अंदर टोटल 61 डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपनी आपको क्लास में बताऊंगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मार्क कराऊंगी कि हाँ, जैसे हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को अपनी क्लास के साथ साथ बताऊंगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले, मैंने आपको बताया, दो एक्ट थे, 2000 और 2015। तो हम ये 2015 का एक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमने अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के टाइटल को डिस्कस किया था कि ये टाइटल क्यों दिया गया इसको, क्योंकि जुवेनाइल के साथ जस्टिस नहीं हुआ था। उसको जुवेनाइल क्यों बोला? क्योंकि उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत थी, वो उसको नहीं मिली। इसका मतलब क्या? उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इसलिए वो बच्चा एक चाइल्ड से जुवेनाइल में कन्वर्ट हो गया। जुवेनाइल एक टर्म उसको कहा जाता है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे ने अगर क्राइम कमिट किया है तो हम उसे एक्यूज कहकर नहीं बुला सकते हैं, राइट। तो हमने उस बच्चे को जुवेनाइल का टाइटल दिया है कि उस बच्चे को हम एक्यूज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे एक्यूज? क्योंकि हमें उस बच्चे को वापस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। मेन स्ट्रीम का मतलब है हमें उस बच्चे को वापस सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, सोसाइटी में उसको रहने के लायक बनाना है। ये नहीं है कि बच्चे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया तो हमने उसको सोसाइटी से अलग कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें उसको वापस लेके आना है। तो 3 पर्पस थे जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे कि हमारे एक्ट के, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया, इसके क्या 3 पर्पस है। फर्स्ट पर्पस इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि हमें क्राइम कमिट होने से रोकना है, हमें क्राइम नहीं करने देना है बच्चे को। और वो हम कैसे रोकेंगे? जैसे कि टाइटल में मेंशन्ड है, केयर एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि उसे केयर और प्रोटेक्शन नहीं मिली थी,
इसीलिए वो जुवेनाइल बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी सोसाइटी और ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब स्टेट और पेरेंट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कहाँ दी गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल के राइट के नाम पर ये ड्यूटीज उनको दी है, राइट एंड ड्यूटीज, कि आप इनको फॉलो करिए और अपने बच्चे को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से संभालिए, उसके साथ जस्टिस, उसको जस्टिस दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब जस्टिस जब घर से ही नहीं होता, तभी जाके आगे चल के बच्चा एक क्रिमिनल बन सकता है ना। तो हम ये कहेंगे सोसाइटी तो बाद में रोल प्ले करती है, सबसे पहले जो उसका एनवायरनमेंट, वो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, वो चीज उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हमें ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन मिले, जिससे कि बच्चा और क्राइम आगे ना कमिट करे। तो फर्स्ट पर्पस इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। सेकेंड इज कि अगर बच्चे ने क्राइम कर दिया है तो क्या करें, क्या हम उसको जेल में डाल दें? नहीं, हम इसको बच्चे को जेल में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बना, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया। तो बच्चा अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो सबसे पहले बच्चे को कोर्ट नहीं लेके जाया जाता है, एक चिल्ड्रन कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अलग बनाया गया, तो बच्चे को वहां हम लोग लेके जाते हैं। ठीक है, थ्री कैटेगरी बच्चों की डिफाइन करी गई थी। 7 ईयर से बिलो है तो बच्चा ने कोई क्राइम उसका नहीं माना जाएगा, हमारे आईपीसी में मेंशन्ड है। 7 to 12 ईयर्स के बच्चे को हम ये चेक करते हैं कि उसने अगर चाहे कोई भी क्राइम कर दिया हो, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक की ही होती है। राइट। अब थर्ड कैटेगरी इज 16 to 18 ईयर्स, कि जो बिलो टू 16 वाले होंगे वो कोई भी क्राइम कमिट कर दे तो उनकी सजा मैक्स टू मैक्स आपकी 3 ईयर्स तक की ही हो सकती है, इससे आगे नहीं होगी। अगर बच्चा 16 to 18 की कैटेगरी में फॉल करता है तो वहां पर हम उसकी मेंटल एबिलिटी देखेंगे कि क्या बच्चा इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर है कि नहीं, क्या उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है दैट व्हाट इज वायलेशन ऑफ, कि वो जो एक्ट कर रहा है क्या इससे लॉ का वायलेशन हो रहा है, क्या इन वो कॉन्सिक्वेंसेस प्रोस एंड कॉन्स को समझता है। अगर वो समझता है तो हम उसको एज एन एडल्ट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, बच्चे को वही सजा मिलेगी जैसे एक एडल्ट को मिलती है, उसको हम बच्चे को चाइल्ड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब ये सब मैंने पूरा इसके लिए एक मैकेनिज्म पूरा बना था, ये हम आगे बात करेंगे। तो सेकंड थिंग इज, फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज अगर बच्चे ने क्राइम कर दिया है, ये सब डिसाइड होने के बाद हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में बच्चे को रखेंगे, जिसको हम सुधार गृह बोलते हैं। बच्चे के अंदर सुधार करेंगे। क्यों सुधार करेंगे? क्योंकि हमें उस बच्चे को वापस सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, उसको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आना है। राइट। इसके आगे आता है थर्ड थिंग इज कि अब बच्चा रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर आ चुका है। व्हाट इज द थर्ड थिंग? तो अब वो कहाँ जाएगा? वो अभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा कि उसके अभी मानिए पेरेंट्स नहीं है या कोई गार्जियन नहीं है, उसको कोई रखने वाला नहीं है, फिर उसके साथ वही चीज होगी, उसको केयर नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो थर्ड फैक्टर हम लोग थर्ड मेजर क्या लेकर आए, ये एक्ट क्या लेकर आया कि अडॉप्शन। कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कि 2000 और 2015 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कि वहां पर सिर्फ एक सेक्शन दिया गया था, जो भी सेक्शन 41 में सिर्फ अडॉप्शन को डिस्कस करके छोड़ दिया था। लेकिन हमारे इस एक्ट में एक फुल फ्लैज चैप्टर पूरा अडॉप्शन के बारे में और अडॉप्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। अडॉप्शन कितने तरीके के होते हैं, देर आर 3 काइंड ऑफ अडॉप्शन: आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया, एंड आउटसाइड इंडिया बट विद इन रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इस पे एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है, एक प्रॉपर, जिसको हम लोग कारा बोलते हैं, एजेंसी बनाई गई, उसके थ्रू हमारे अडॉप्शंस होते हैं। राइट। तो ये सारा कुछ और जितना शॉर्ट में रिवीजन हो सकता है मैंने आप लोगों का करा दिया है। लेट्स कंटिन्यू नाउ। और हम लोग आगे अब लेक्चर 2 में सेक्शन की जो डेफिनेशन क्लॉज है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज के लिए मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। हम्म। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दिस इज जुवेनाइल, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। ये एक्ट कब लागू हुआ था?
15 जनवरी 2016 हमने अपने लास्ट सेक्शन में बात इसकी कर ली है। शॉर्ट टाइटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों से चीज़ डिस्कस की थी कि जो ये सीजर लोम्ब्रोसो थे, इन्होंने अपनी थ्योरी एक इनका ये कहना था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, राइट। कोई बच्चा, मतलब बच्चा पैदाइशी क्रिमिनल होता है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि कोई बच्चा कभी पैदाइशी क्रिमिनल नहीं हो सकता। सोसाइटी ही उसको क्रिमिनल बनाती है। तो हम इनकी थ्योरी को कभी नहीं मान सकते। इनका ये भी कहना था कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक सेम कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर होते हैं। कि लाइक आपने देखा होगा कि जैसे अपना मुंह छुपा के जाना, उनके हमेशा कट्स मिलेंगे, पहनावा उनका एक जैसा सा होता है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो क्रिमिनल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। जैसे एक नॉर्मल एक आम आदमी जाएगा और वहीं अब आप मानिए ट्रेन से सफर कर रहे हैं और एक सामने कोई क्रिमिनल बैठा है, तो आपको उसको देख के डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? उसके पहनावे से, मानिए उसके स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ वो एक इनके आपस में एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपस में मैच करते हैं कि वो देखने से ही लगता है कि हाँ भैया ये क्रिमिनल है। वो लोग अपने आप को रखते भी इस तरीके से हैं। ठीक है। तो खैर हम लोग इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कहना यह है कि एनवायरनमेंट और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग, बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला, एक के साथ भेदभाव हो रहा है बच्चों के साथ घर में, एक बच्चे को पेरेंट्स फेवर कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस बच्चे की मेंटेलिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज को हम लोग कंसीडर करते हुए अब आगे चलते हैं। नाउ, लास्ट सेक्शन में हमारा प्रियम्बल भी रह गया था, तो थोड़ा सा हम लोग प्रियम्बल की रीडिंग कर लेते हैं। सी, an act to consolidate and amend the law relating to children। ये क्या कह रहे हैं? an act to consolidate and amend the law relating to children, ये रिलेटिंग चिल्ड्रंस के बारे में है ये लॉ। चिल्ड्रन alleged and found to be conflict with law। देखिए, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक इन conflict with law, इन conflict with law का क्या मतलब है? जिन्होंने कोई क्राइम कमिट कर दिया है। और दूसरे चिल्ड्रन बच्चे वो हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाहे वो विक्टिम हो, मानिए एक छोटा बच्चा है, उसके साथ रेप कमिट हो गया है या कुछ भी, या बहुत सारे ऑर्फन्स हैं, या अबेंडन चाइल्ड है, सरेंडर चाइल्ड है, आपको इस एक्ट में बहुत कैटेगरी के चाइल्ड देखने को मिलेंगे। और ये लिस्ट अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। मैं अपने डेफिनेशन क्लॉज में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने वाली हूँ। इसके ऊपर एक लीडिंग केस भी है, तो वो हम लोग उसको पढ़ेंगे, राइट। तो ये दो कैटेगरी के बच्चे हो गए आपके। एक चिल्ड्रन विद, सॉरी, इन फर्स्ट इज कंफ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने कोई क्राइम कमिट कर दिया है। एंड सेकंड कैटेगरी इज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है। बाय कैटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स, उनकी बेसिक नीड्स को हमें पूरी करना है थ्रू प्रॉपर केयर, उनको प्रॉपर केयर देकर, उनको प्रोटेक्शन देकर, उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके ट्रीटमेंट उनके लिए, उनके सोशल री इंटीग्रेशन के लिए। मानिए रिहेबिलिटेट सेंटर से वो बाहर आए, उसको दोबारा हमें समाज में लाना है बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। अब वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो बच्चा कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला हो, चाहे वो नीड एंड केयर वाला हो, तो हमें बच्चे के साथ कैसी अप्रोच फॉलो करनी है? चाइल्ड फ्रेंडली। कि बच्चे के साथ अगर बच्चा बनना पड़ता है, राइट, तभी बच्चा, हम छोटा बच्चा है उसके साथ उसी की तरह हम लोग व्यवहार करें, खेलें, दौड़े, तो बच्चा कितना खुश होता है। तो इसलिए कह रहे हैं चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन दी एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। एडजुडिकेशन की क्यों कह रहे हैं? कि जो केस, मानिए बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो हम उसके केस को डिसाइड करना है, तो हमें उसके साथ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच फॉलो करनी है। ये नहीं है हम उसे नॉर्मल कोर्ट्स में लेके चले गए और वहां पर जो और क्रिमिनल्स आ रहे हैं उन्हीं की तरह उनकी भी पेशी करा रहे हैं, ये सब नहीं होता है। तो डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो उस वही डिसीजन हम लोगों को लेना है। एंड फॉर देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू द प्रोसेस प्रोवाइडेड, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग डालेंगे, जिस तरीके से प्रोसेस दिया गया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एंड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी स्टेब्लिश हेयर इन अंडर फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, राइट। आगे आ जाते हैं। वेयर एज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो हमें इसको पढ़ना तो है ही। वेयर एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे हमारे ऊपर
मतलब वो राइट्स देता है, पावर देता है और ड्यूटी इम्पोज करता है किसके ऊपर, पेरेंट्स सोसाइटी दोनों के ऊपर। अंडर क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में EF, और आर्टिकल 39, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 ऑन द स्टेट टू इंश्योर दैट, ये सब ड्यूटीज इम्पोज कर रही हैं स्टेट के ऊपर किस चीज का, क्या इंश्योर करने के लिए, दैट ऑल द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर मेट, जितनी भी बच्चों की नीड्स हैं वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। एंड देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, लाइक एजुकेशन, लाइक उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, उनको ट्रैफिकिंग से बचाना है, बहुत सारी चीजों से बचाना है, जो मतलब आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सब, ये आर्टिकल DPSP आपके दोनों अपॉर्चुनिटी, बच्चों की हेल्थ को लेकर बात करते हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है। तो उन सारी नीड्स की, बच्चों की बेसिक नीड्स की बारे में बात करता है कि किसके ऊपर ये ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है टू इंश्योर कि बच्चों की सारी नीड्स पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आगे आते हैं। देखिए डेट भी देख लीजिए जल्दी से। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी, 15 जनवरी 2016। आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पर। तो डेफिनेशन क्लॉज, ये हमारा फर्स्ट था अबेंडन चाइल्ड। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, अबेंडन चाइल्ड, सरेंडर्ड चाइल्ड, ये हम लोगों को बहुत सारा इसमें देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग अबेंडन चाइल्ड डिस्कस कर लेते हैं। अबेंडन याद कर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्लॉज 1A, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, वन अल्फाबेट फर्स्ट A होता है अबेंडन चाइल्ड, मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड पेरेंट्स और गार्जियन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज abandoned by the committee after due inquiry। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में अपने, कि जो जिस बच्चे को डिजर्ट, मतलब उसके खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट, मतलब या फिर अडॉप्टेड पेरेंट, मतलब जो जिन बायोलॉजिकल पेरेंट वो होते हैं जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, अगर उसके माँ बाप ने उसको, बच्चे को छोड़ दिया है, जैसे कुछ लोग पेरेंट होते हैं बच्चे को छोड़ के चले गए ऐसी, या फिर जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उन लोगों ने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया है, और वो उस बच्चे को पूरी इंक्वायरी कर लेने के बाद, कमेटी बनती है, इसकी कमेटी होती है, तो वो कमेटी ने जब सब उसके पूरा अच्छे से देख ढूंढ लिया कि हाँ इस बच्चे के कोई गार्जियन पेरेंट्स नहीं मिल रहा है, तब हम कमेटी उस बच्चे को अबेंडेंड चाइल्ड डिक्लेयर करती है। अब आते हैं क्लॉज 2, डेफिनेशन। अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस, अडॉप्शन क्या होता है, तो ये कह रहे हैं अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द adopted child is permanently separated from the biological parents and becomes a lawful child of his adopted parents with all the rights, privileges, responsibilities that are attached to the biological child। सिंपली ये कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो प्रेजेंट नहीं है, अगर उसको अडॉप्टेड पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया है बच्चे को, तो जो जिम्मेदारी एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स की होती है बच्चे की नीड एंड केयर की, बच्चे की केयर एंड प्रोटेक्शन की, वही सारी जिम्मेदारियां अब अडॉप्टेड पेरेंट्स की होंगी। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारे जो जिन माँ बाप ने तुमको जन्म दिया वो तुमको पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। जो जिम्मेदारियां एक बायोलॉजिकल पेरेंट की होती हैं, सेम सारी जिम्मेदारियां बस एक अडॉप्टेड पेरेंट्स की होंगी, क्योंकि उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट का मतलब क्या है कि आज से ये बच्चा हमारा है, और इस बच्चे को यही माना जाएगा कि जैसे कि हमने ही इसको जन्म दिया है। तो जैसे आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट ने जन्म दिया है, जिस तरीके से वो अपने बच्चे का ध्यान रखता है, वैसे ही अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी अपने उस बच्चे का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता ना कि आप बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, आप अडॉप्टेड पेरेंट है, उसको तो बस आपके प्यार, उसको बस आपका, आपसे केयर चाहिए, आपसे प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। वो नहीं जानता व्हाट इज अडॉप्टेड एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल पेरेंट, राइट। तो आप तो उसको बस ये पता है आप मेरे मदर हैं, आप मेरे फादर हैं, दैट्स इट, तो उसको बस आपसे प्यार चाहिए। आगे आते हैं adoption regulations means a regulation framed by the authority and notified by the central government in the respect of adoption। तो regulations adoptions की क्या होती हैं, means वो regulation जो authority ने frame की है और central government ने उसको notify किया है in respect to adoption। कुछ नहीं है इसमें। जो जो important है, first आपका important था that is abandoned child, second important है adoption, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या होता है, मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट,
आफ्टर केयर का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर हम एक लाइन पढ़ लेते हैं, चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल एंड अदरवाइज टू persons who have completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years, ठीक है? एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। अभी तक बच्चे ने 16 से 18 की उम्र में कोई क्राइम किया था तो हमने उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में उठाकर रख दिया था। अब उसने वो इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ दिया है, मतलब वो 18 से ऊपर का हो गया है। कंप्लीटेड द एज ऑफ सॉरी कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है? तो अब 18 से 21 की एज में वो कहाँ जाएगा? इंस्टीट्यूशनल केयर से तो वो, रिहैबिलिटेशन सेंटर से तो वो बाहर आ गया है। तो अब भी तो उसको पैसे की, खाने की, केयर की, प्रोटेक्शन की, वही हमारे जो मेन टाइटल है, अभी भी उसको उस चीज की जरूरत है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, आफ्टर केयर। इसीलिए हम लोग अडॉप्शन का मैकेनिज्म लेकर आए, अडॉप्शन का एक रेमेडी लेकर आए कि हाँ, बच्चा जब रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर आ जाता है तो उसको तब भी तो प्यार की जरूरत है ना, तब भी उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसलिए फिर हम बच्चे को अडॉप्ट, मतलब जो पेरेंट्स आज के टाइम में ये चाइल्ड बियरिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आईवीएफ सेंटर्स बहुत इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ पेरेंट्स को बच्चे की जरूरत है और एक तरफ बच्चे को पेरेंट्स की जरूरत है। तो वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या हैं तो जिन्होंने उनको सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है अकेला, डिसर्ट कर दिया है, तो ऐसे बच्चों को फिर क्या करते हैं हम लोग? अडॉप्शन के लिए रखते हैं कि वो पेरेंट जिनको बच्चे की जरूरत है वो लोग आए और बच्चे को अडॉप्ट कर कर लेकर जाएं, ताकि उसको वो चीज सब, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इन मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, फाइनेंस एंड अदरवाइज, राइट? क्लॉज 6 देख लेते हैं। ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी मीन्स अ फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी। ये एजेंसी कारा हम लोगों ने बनाया था, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। मीन्स अ फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। Central Adoption Resource Authority on the recommendation of their central authority or government department of that country for sponsoring the application of non-resident Indian and overseas citizen of India or persons of Indian origin or foreign prospective adopted parents for adoption of child from India। ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अडॉप्शन तीन कैटेगरी से होते हैं, एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया बट विद इन रिलेटिव्स। तो यहाँ पर इसीलिए जितने भी फॉरेन में अडॉप्शन होंगे, जो यहाँ से बच्चा लेके फॉरेन जाया जाएगा, तो उन सबको कौन एजेंसी रेगुलेट करेगी? कारा देखेगी वो सारे अडॉप्शंस कैसे होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो वो सब कुछ ये एजेंसी डील करेगी। देख लेते हैं क्लॉज 7। अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 68 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। आगे आ जाते हैं बैगिंग। अब बैगिंग किसको कहते हैं? भीख मांगना, लाइक बैग करना, मुझे ये दे दो, लाइक मुझे, बच्चे आप लोगों ने देखा ही होगा कि रोड पर, स्ट्रीट्स पर आप लोगों को देखेंगे कि उनके वुंड्स मिल जाएंगे, हाथ कटे हुए हैं, किसी का फेस कटा हुआ है, उम, कुछ लोग नशा कर रहे हैं, मतलब तरह तरीके के। तो वो लोग अपनी पुअर कंडीशन दिखा के वो लोग क्या करते हैं? बैगिंग, बच्चों को, मतलब बच्चे को इन कामों में भी लगा दिया जाता है। तो ये बैगिंग का मतलब यहाँ बताया गया है, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग अल्म्स इन पब्लिक प्लेस पर जाके भीख मांगना, और एंटरिंग इनटू द प्राइवेट प्रेमिसेस, किसी, लाइक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, प्राइवेट प्रेमिसेस, तो वहां चले गए कि हमें दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग रिसीविंग अंडर द प्रिटेंस, एनी प्रिटेंस, प्रिटेंस माने कि कुछ भी दिखावा करके, ठीक है? और एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग एनी सोर, अपना कोई घाव दिखा रहे हैं, वूंड दिखा रहे हैं, मतलब छाला, इंजरी, अपने आप डिफॉर्मिटी कर ली, हाथ काट लिया, बीमारी हो गई कोई, वेदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ एनी एनिमल, चाहे उन्होंने खुद से करी हो, चाहे किसी दूसरे ने उसके कर ली हो, या अपने किसी एनिमल को दिखाकर कि लाइक कुत्ते का पैर काट दिया या कुछ कर दिया और उसको लेके दिखा रहे हैं कि हाँ ये मतलब हमें दे दो। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 9। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होता है? मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट को देखते हुए लेना चाहिए, टू इंश्योर
फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट एंड नीड। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो तो ये देख के लिया जाएगा कि उसके बेसिक राइट और नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसकी आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मानिए आपने अडॉप्शन के लिए बच्चे को दे दिया, वो बहुत रो रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ठीक है, तो हम सब चीजों को मतलब वो खुश है उस डिसीजन में, नहीं है, तो सारी चीजों को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। क्लॉज 10 देख लेते हैं। बोर्ड मींस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। जो भी सेक्शन इसमें मेंशन्ड है आप उसको याद करते हुए चलिएगा कि अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये किस सेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। सेक्शन 4 जो हम चैप्टर 3 के अंदर दिया हुआ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में वो प्रिस्क्राइब्ड है। 11 देख लेते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है। मींस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज एज अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इंटर कंट्री अडॉप्शन। इसमें कुछ नहीं है। चाइल्ड देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाइल्ड क्या होता है। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 साल जिस बच्चे जो 18 साल जिसको अभी पूरा नहीं हुआ है, वो सब पर्सन्स क्या कहलाएंगे, चाइल्ड। वो अब जिसने अभी 18 साल पूरे नहीं किए हैं वो उसको हम कहेंगे चाइल्ड। फिर जुवेनाइल कौन है। जुवेनाइल कहा जाता है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। हम जुवेनाइल की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया चाइल्ड। ये है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। मीन्स अ चाइल्ड who is alleged or found to have committed an offense or and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offense। क्या कह रहे हैं। चाइल्ड जो जिसके ऊपर एक इल्जाम लगा है, क्या, हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है और उसको अभी उसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, जिस दिन उसने क्राइम किया है अभी उसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं। मानिए क्राइम आज किया है, पकड़ा वो 40 साल की उम्र पे जाता है, तो क्या उसको आप 40 कंसीडर करेंगे या उसको 15 साल कंसीडर करेंगे। मानिए जब बच्चे ने क्राइम किया था उस समय वो 15 साल का था और आज पता चलता है कि उस केस में तो वो बच्चा भी इन्वॉल्व था, 15 साल का, जो आज 40 साल का हो चुका है। तो बताइए क्या उसको आप चाइल्ड मानेंगे। यस। क्यों मानेंगे। ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जिस दिन वो अपराध हुआ था उस दिन वो बच्चा चाइल्ड था। वो 15 साल, सॉरी वो 16 साल का था मान के चलिए, क्योंकि 16 साल से अभव वाले को हम चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ में, सॉरी सॉरी, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब उस बच्चे ने अपराध किया था। अब आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखिए मैंने दो कैटेगरी आपको बताई थी, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्लॉज 12 के साथ में आप लोग आ जाइए क्लॉज 38 के ऊपर। अब 38 क्या कहता है, सॉरी 35। जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये कह रहे हैं चाइल्ड जिसने अभी 18 साल पूरे नहीं किए हैं, और जुवेनाइल भी की डेफिनेशन भी यही है, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो फर्क क्या है चाइल्ड की डेफिनेशन में और जुवेनाइल की डेफिनेशन। हम्म, फर्क इतना ही है, जिस बच्चे ने, एक तो नॉर्मल चाइल्ड है जिसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, बच्चे की डेफिनेशन क्या है, 18 साल से नीचे है तो वो बच्चा है। जुवेनाइल की डेफिनेशन क्या है, वो इसमें भी यही मेंशन है, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन हम जुवेनाइल उसको कह रहे हैं अगर बच्चे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, वो बच्चा जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो उस बच्चे को हम लोग जुवेनाइल कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों क्लॉजेस में। तो आप लोग अपने बेयर एक्ट में, जस्ट अ सेकेंड, चाइल्ड की डेफिनेशन के साथ मेंशन कर लीजिए यहाँ पर 35। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि चाइल्ड की डेफिनेशन हमारी क्लॉज 12 में दी गई है और जुवेनाइल की डेफिनेशन क्लॉज 35 में दी गई है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसको हमने जुवेनाइल बोला है, जिस बच्चे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, और दूसरा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जिसको, अब ये बच्चे होते कौन है पहले तो ये समझ लीजिए। तो इसके में ये कह रहे हैं मीन्स अ चाइल्ड
हु इज फाउंड विदाउट एनी होम, मतलब अनाथ है वो, उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, और सेटल प्लेस ऑफ अबोर्ड, और विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। ठीक है, तो उसके पास कोई भी रहने के लिए, मतलब बेसिकली वो ऑर्फन है। आगे देखते हैं, अनाथ है वो। हु इज फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लेबर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इज फाउंड बेगिंग लिविंग ऑन द स्ट्रीट, जो सड़कों पर रह रहा है, भीख मांग रहा है, या फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, तो ये सब क्या है, उसको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। कह रहे हैं ना कि नीड एंड केयर, किन किन बच्चों की बात, ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं, किन बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। फर्स्ट हमने बता दिया कि जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए। सेकंड है कि घर तो है रहने के लिए, लेकिन वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, भीख मांग रहा है, सड़क पे रह रहा है। हु रिसाइड विद अ पर्सन वेदर अ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड और नॉट, एंड सच पर्सन, अब वो किसी, वो ऐसे बंदे के साथ रह रहा है, वो गार्जियन हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो सच पर्सन हैज इंजर्ड, एक्सप्लॉइट, abused, neglected the child and has violated any other law for the time being in force mean for the protection of child। अब मानिए कि उसकी जो प्रीवियस मदर थी वो नहीं रही है, अब फादर ने सेकंड मैरिज कर ली, रहे तो वो अपने घर में ही रहा है, लेकिन उसके साथ क्या किया रहा है, उसको इंजर्ड किया जा रहा है। मानी तो सेकंड मदर आई, अब वो उसका एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उसको अब्यूज कर रही हैं, चाइल्ड की जो उसको नेग्लेक्ट कर रही हैं, वो कह रहा है मम्मी मम्मी मुझे खाना चाहिए, वो नहीं खाना दे रही है। एंड हैज वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या जो भी कोई भी अदर लॉ है जो चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन वो उसको सबका वायलेशन कर रहे हैं। आगे, सच पर्सन हैज थ्रेटेड टू किल, उसको जान से मारने का खतरा है, उसको इंजर किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइटेशन, मतलब मानिए कोई रिलेटिव है, मामा के पास रह रहा है, या कैसा भी कुछ भी हो सकता है, तो मानिए बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि वो उसका रेप कर रहा है, बच्ची है कोई, तो अब्यूज द चाइल्ड एंड देयर इज रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग कैरिड आउट, और ये लाइकलीहुड मतलब रीजनेबल लाइकलीहुड है कि ये काम आगे तक, आगे समय तक चलता ही रहेगा। तो हमें ऐसे में क्या होता है, उस बच्चे को नीड एंड केयर की जरूरत है, हमें बच्चे को बचाना पड़ेगा। क्लॉज सी, हैज किल्ड, एब्यूज्ड, मार दिया मानिए बच्चे को, एब्यूज कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सम अदर चाइल्ड और चिल्ड्रन, एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड। अब मानिए वो पहले भी उसके भाई बहन को मार चुके हैं, और अब उसकी भी संभावना है उसको मारने की, एब्यूज, एक्सप्लॉइट, नेग्लेक्टेड बाय दैट पर्सन। ठीक है, अब वो कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, गार्जियन भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। हु इज मेंटली इल, मानिए वो किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहा है वो जो खुद मेंटली इल है, ठीक है, या फिजिकली चैलेंज है, या वो सफरिंग है फ्रॉम, जस्ट फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीजेस, या फिर वो कोई ऐसी बीमारी से सफर कर रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर इफ फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमिटी। अगर बोर्ड या किसी कमिटी को ऐसा बच्चा मिलता है जो किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहा है जो खुद मेंटली, फिजिकली या इमोशनली वो फिट नहीं है, या उसको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कमिटी फिर उस बच्चे को भी नीड एंड केयर की कैटेगरी में इंक्लूड करती है। आगे आते हैं, हु हैज पेरेंट, जिसके पेरेंट तो हैं और गार्जियन, एंड सच पेरेंट और गार्जियन इज फाउंड टू बी अनफिट। मैंने जैसे एग्जांपल आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मदर है, सेकंड मदर है, लेकिन वो उसका ध्यान नहीं रखती है, और इनकैपेसिटेटेड बाय द कमिटी और द बोर्ड टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। क्लॉज 6 देखते हैं, हु डज नॉट हैव पेरेंट, जिसके पेरेंट्स नहीं है, एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर एंड प्रोटेक्ट द अबंडेंट और सरेंडर्ड चाइल्ड, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। 7, हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, मानिए बच्चा घर से भाग गया, या कहीं चला गया, उसको मारपीट करते थे उसके साथ, वो चला गया एक दिन घर छोड़ के, और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इंक्वायरी सब जगह कर लिए, लेकिन उसके मानिए बच्चा ऐसी सड़कों पे घूमता हुआ मिला, और काफी कमेटी की इंक्वायरी कर लेने के बाद भी वो बच्चा नहीं मिल रहा है, तो भी उस बच्चे को इन सेकंड कैटेगरी, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी में उस बच्चे को माना जाएगा। आगे आते हैं, हु हैज बीन और इज बीइंग और इज लाइकली टू बी अब्यूज्ड, जो जिसके साथ ये मैं कहिए अत्याचार हो चुका है या हो रहा है, या उसके साथ चांसेस हैं आगे
होते रहने के, टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉइट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स। मानिए बच्चे को गंदे काम में लगाया जाता है या रोज उसके साथ ये उसका सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो हमें इससे बच्चों को बचाना है, ऐसे बच्चों को जरूरत है। हु इज फाउंड वनरेबल, बहुत बुरी हालत में बच्चा मिला है, और हैज बीन और बीइंग और इज लाइकली टू बी इंडक्टेड इनटू ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग। वो बच्चे, उसको नशे की आदत में बच्चा पड़ चुका है, या ट्रैफिकिंग में बच्चे को लगा दिया गया है, बच्ची को, बच्चे को। तो ये सब, हु इज बीइंग और इज लाइकली टू बी अब्यूज फॉर अनकॉन्शियसबल गेन्स। अब यहाँ पर मानिए उसको कोई नशा करा के उसका फायदा उठाया जा रहा है, तो अगर ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं तो बच्चों को फिर हमें प्रोटेक्ट करना है। हु इज अ विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय आर्म कंफ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलेमिटी, आप लोग समझते ही हैं। नेचुरल अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बच्चे, पूरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, या देश में सिचुएशन बिगड़ गई। ठीक है। हु इज दैट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, अब ऐसे भी बच्चे होते हैं, फैमिली में बच्चा छोटा है, उसकी शादी की बात कर दी, पेरेंट्स ने शादी फिक्स कर दी, वैसे तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन कि हर समय कि हम मतलब इमिनेंट बच्चा, लाइक 60 साल के बुढ़े से उसकी शादी करा दी, तो बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज, देखिए बिफोर, अभी वो 18 साल का हुआ भी नहीं है, उसकी शादी पक्की करा दी गई है। एंड हुज पेरेंट्स, या रिस्क है उसकी शादी पक्की होने की, एंड हुज पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, गार्जियन और एनी अदर पर्सन लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ सच मैरिज। ठीक है, अगर वो लोग शादी पक्की कर देते हैं या बच्चे की शादी कर देते हैं, तो ये फैमिली मेंबर्स, गार्जियन, ये सब लोग इस चीज के जिम्मेदार होंगे। चाइल्ड फ्रेंडली मीन्स एनी बिहेवियर, क्लॉज 15 देख लीजिए। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ है, ये वर्ड हमारा पहले भी इस्तेमाल हुआ है। मीन्स एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, एनवायरमेंट और ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमन, कंसिडरेट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। तो ये कह रहे हैं हमें वो चीज, वो व्यवहार, वो कंडक्ट, वो प्रैक्टिस, या फिर वैसा एटीट्यूड, वैसा एनवायरमेंट हमें बच्चे को देना है जो उसके लिए, पहली बात तो जो ह्यूमन हो, जो कंसिडरेबल हो, और जो उसके इंटरेस्ट के लिए हो। ठीक है। 16 पे आते हैं, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। अब कौन से बच्चे लीगली फ्री हैं अडॉप्शन के लिए, तो इसकी पूरी कैटेगरी 38 में दी गई है। कैटेगरी क्या, कि वो लोग उसमें डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन होता क्या है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। मीन्स अ चाइल्ड डिक्लेयर बाय सच कमिटी आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 के अंदर पहले इंक्वायरी होती है, कि अगर इंक्वायरी से ये पता चल जाता है कि हाँ ये अबंडेंट चाइल्ड है, या सरेंडर चाइल्ड है, या मतलब इस बच्चे को केयर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो उस बच्चे को फिर कमिटी चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन मानती है। आगे आते हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये कौन होते हैं। मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली, फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन बाय द कमिटी, जो भी कमिटी डायरेक्ट करेगी उसके डायरेक्शन को वो लोग फॉलो करेंगे, एंड एज द केस में बी द बोर्ड विथ सच रेस्पॉन्सिबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आगे आते हैं, 18 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अब ये कौन होते हैं, मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 107। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरा कुछ खास पढ़ाने का है नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने एग्जाम के लिए। अब आते हैं 19, चिल्ड्रन होम, ये इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन होम क्या होता है, मीन्स अ चिल्ड्रंस होम, जहाँ बच्चे को हम लोग रखेंगे, एस्टेब्लिश और मेंटेन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। पीटी में पूछ लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ये चिल्ड्रंस होम, इधर बाय इटसेल्फ, खुद से, या थ्रू अ वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ फॉर्म हो जाती हैं, एंड इज रजिस्टर्ड एज सच फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15। और सिर्फ इन्हीं सेक्शन 15 में जितने भी पर्पस रिलेटेड टू बच्चों के लिए जो दिए गए हैं, तो उसी के थ्रू वो लोग रजिस्टर्ड है, वो बच्चों के लिए घर बनाया गया, मतलब जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आ गया उस कैटेगरी में। अब आते हैं चिल्ड्रन कोर्ट क्या होती है। चिल्ड्रन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट स्टैब्लिश अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट। अब ये स्टैब्लिश हुई है कोर्ट अंडर कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बच्चों के राइट को बचाने के लिए। स्पेशल कोर्ट
अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल, ये सारे एक्ट्स में वेयर एवर एग्जिस्टिंग एंड where such courts have not been designated, the court of session having jurisdiction to try offenses under the act। ये बेसिकली यहाँ jurisdiction भी दे रहे हैं कि अगर मानिए कि कोई क्राइम कमिट हुआ है और वहां पर ये स्पेशल कोर्ट्स के नाम मेंशन नहीं है, तो ऐसे में कौन सी कोर्ट उसका केस देखेगी? तो यहाँ पर वो केस फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा, हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट में ये लोग जुरिडिक्शन दे रहे हैं किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। नेक्स्ट, कमिटी। कमिटी मीन्स चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27। पता होना चाहिए कमिटी कहाँ पर बन रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सेक्शन 27 में बनती है। अब कोर्ट क्या होती है? कोर्ट मीन्स, देखिए, चिल्ड्रन कोर्ट क्लॉज 20 में दी हुई है और नॉर्मल कोर्ट 23 में दी हुई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मीन्स अ सिविल कोर्ट, जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं, विच हैव जुरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एंड में इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिटी। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं आज इस चीज को यहीं पर रोक रही हूँ। बाकी के जो सेक्शंस हैं इसके, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करने से पहले एक बार वो सेक्शंस को पढ़कर आइए, तो जिससे आप लोगों को क्लास में काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप वो देख लीजिए। सारी फैकल्टीज की वीडियोस आ रही हैं, उनको साथ साथ देखिए, रेगुलर रिवीजन करिए, अपना पीटी के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। और वन बाय वन हम लोग ये अपनी सारे लेक्चर सीरीज के साथ आ रहे हैं। इस कोर्स के बाद वी विल कम विद स्टार्ट विद आवर जुडिशरी कोर्स। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर ले, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। Okay, thank you so much. We will meet in our next class. Bye bye.